हेलो बच्चों, आ रही है मेरी आवाज़? एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय दीपांशु, आई थिंक। बाकी एस जी डब्ल्यू ए, हेलो। फटाफट बता दो यार, कौन कौन प्रेजेंट है, जल्दी से बता दो। मैसेज तो मुझे 3 के ही दिख रहे हैं। आवाज़ तो आ रही होगी मेरी। हेलो। हेलो। बहुत बढ़िया। और आज 12वीं की क्लास है, और 12वीं का इवेंट भी है आज। आई थिंक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। और और क्या है, आपका मेंस एग्जाम है, बहुत जल्दी आने वाला है। आई थिंक 4-5 दिन बचे होंगे। मैंने कल भी पूछा था, कल ऑल दो माइक्रो क्लास थी 11th की, उसमें भी 12th के बच्चे थे। आज तो प्रोबेबली 12th के ही सारे बच्चे होंगे। तो कब है आप लोगों का टेस्ट? किसी का है क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो? अगर बता चुके हो कल तो इट्स फाइन, बट अदरवाइज जस्ट क्यूरियस कि क्या स्लॉट आया है। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। आप सब पॉजिटिविटी लेके जाइए और अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम। बट अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, राइट? ओके, ग्रेट। के ए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पी के, पी के इज, एंड दीपांशु का 24th को। ओके, नाइस। आई थिंक बस ये ध्यान रखना है यार कि आराम से जाना। आप लोगों का थोड़ा सा यू नो साल अलग तरह का निकला है, बट सिर्फ आपका ऐसा साल नहीं निकला ना, सभी का वैसा ही निकला है। ठीक है, सभी का सेम तरह से निकला है, तो डोंट बी ओवरली वरीड या ओवरली कॉशियस। शिवांश, लास्ट डे फर्स्ट शो। ओके, चलो बढ़िया है ना। हाँ, नहीं मतलब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। और सबके साथ जो पिछला साल गया ना, सबका ही अजीब सा गया, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ले दे के रिलेटिव मार्किंग ही होती है इसमें। एब्सोल्यूट स्कोर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिव स्कोर से फ़र्क पड़ेगा। तो अब जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, 4-5 दिन जो बचे हैं। हाय रिंकू। तो उसमें बच्चों, आप जो प्रीवियस आपने पेपर्स कर रखे हैं, जो भी आपने 2 साल में जितने भी प्रैक्टिस करे हैं क्वेश्चंस की, उन्हीं को रिवाइज करिए। नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए, है ना। अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, फॉर एग्जांपल मे बी, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो, बट जैसे मान लो सरफेस टेंशन ऐसी चीज़ है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी हो, तो उसको लास्ट मोमेंट में पढ़ के भी ऐसा कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है ना। तो अगर आपने कोई पार्ट पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो मेरे हिसाब से इट्स ओके। जो पढ़ चुके हो उसको एक बार देखो। और देखोगे कैसे? जो भी आपने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस की, इतने सारे क्वेश्चंस पेपर आपने दिए हैं, तो उनको एक बार ज़रूर देख लो यार कि किस तरह के क्वेश्चंस में आप अटके, क्या उसमें मैंने गलती की थी। एक बार खुद से लिख लिख के देख लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उससे। नया कुछ मत करो, है ना। एक आध मॉक टेस्ट जैसे आज था, तो आज वाला दे दो। और बस उसके बाद फिर सीधा है ना, ऐसा मत करना कि पिछले दिन, एग्जाम के पिछले दिन बैठ के 3 मॉक लिख रहे हैं। तो दैट डज नॉट मेक लॉट ऑफ सेंस, है ना। मतलब ये ज़बरदस्ती अपन अपने आप को खींच रहे हैं, उस तरह की चीज़ है। तो इससे अच्छा क्या है ना, पुरानी चीज़ें, अच्छी अच्छे टाइम को याद करो। जो जो चीज़ें बनती थी, हो जाते थे सवाल, उनको प्रैक्टिस करो। रिमेन पॉजिटिव बिफोर द एग्ज़ाम, डोंट बी नर्वस ज़्यादा। सोशल मीडिया बिल्कुल अपने आप को आउट कर दो, सिंक सिंक ऑफ कर दो, ठीक है। और इन चीज़ों का, सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना। हाँ, अगर आपका फेब में अटेम्प्ट नहीं है बेटा, आप मार्च और आगे देना चाह रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो आप पढ़ोगे ही उन टॉपिक्स को। मैं स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा था जिनका अभी एग्ज़ाम है ना। तो उन बच्चों को प्रोबेबली एकदम कुछ नया टॉपिक इस मोमेंट पे नहीं पढ़ना चाहिए। उनको जो पुरानी चीज़ उन्होंने कर रखी है उसी का रिवाइज करते रहो। और एक आध मॉक टेस्ट दे दो बस, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
हाँ इट्स फाइन, वो सबकी सिचुएशंस, पर्सनल सिचुएशंस जैसी चल रही हैं उस हिसाब से हो सकता है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद भी अपनी 11th में जब तैयारी चालू की थी जेई की, तो मैंने लेट की थी, है ना, तो इसलिए सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, राइट। सिलेबस बेटा यहाँ पे तो माइक्रो कोर्सेज जो है वो चलते रहेंगे। क्रैश एक बार अपना पूरा एक बार गो थ्रू हम कर चुके हैं, बट आई थिंक क्रैश की और क्लासेस लगेंगी, क्रैश कोर्स में और थोड़े से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी और क्लासेस लगेंगी, क्रैश कोर्स के नाम पे आएगा। तो आई थिंक जो आपका वो क्रैश कोर्स वाला सेगमेंट है उसको फॉलो करते रहो, तो वो आपका ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है बच्चों, वो प्रोबेबली सबको पता ही है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अरे यार ग्लासेस तो रह गए यार, ग्लासेस, ओ माय गॉड, आई थॉट कि आई वाज मिसिंग समथिंग, बट आपने अच्छा याद दिलाया। देखो आदत नहीं है ना यार ग्लासेस की, तो ग्लासेस मैं पहन लेता हूँ। सो आई कम इनटू माय आयरन मैन मोड, है ना। मेरे को वो आयरन मैन का वो सीन बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, जब वो ऐसे करके करता है ना, तो वो बहुत सही लगता है यार। अपन तो कर नहीं सकते, बट कोई नहीं, है ना, अपन अपने आप को मान लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। वो भी असली में आयरन मैन थोड़ी है, वो तो वैसे ही फिक्शनल कैरेक्टर है, बट कोई नहीं, ठीक है। टारगेट फेब है, बट पता नहीं क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेहनत पे भरोसा रखो। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, है ना, ज़्यादा सोचोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सोचते रह जाओगे, है ना। तो आपको मेहनत करनी चाहिए, और जो जो चीज़ें आपके, और मतलब ये अगेन वही चीज़ है कि आपको अपना माइंड जो है ना उसको कंट्रोल रखना है। आप अपने माइंड को खुला छोड़ दोगे कि तू जो सोचना है सोचता रहे, तो फिर तो वो बहुत सोचेगा। और यही आप एकदम छोटे बच्चे की तरह एकदम एक फोकस के साथ पढ़ोगे, जैसे आप थर्ड फोर्थ क्लास में शायद आपको याद हो, आप यार एक सिंगल डेडिकेटेड फोकस के साथ पढ़ते थे, इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे कि क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, वो सब इतना था नहीं दिमाग में आपके। तो उसी हिसाब से पढ़ो यार, इतना मत सोचा करो कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, एग्ज़ाम ही तो है भाई। तुम यहाँ अगर चलो कुछ भी कैसा भी ऊपर नीचे कैसा भी हो, तो आगे भी तो एग्ज़ाम आएंगे यार, आगे भी तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर तुम पॉजिटिव रहोगे ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ, और आपको, हाँ, ये सब चीज़ें अपने अंदर हैं कि भाई आपको सोचना, जब आप सेकंड थर्ड क्लास में भी तो सोचते ही थे, आपसे कोई पूछते थे आपके मामा जी आके या चाचा जी कि क्या बनना चाहते हैं, मौसी कोई, है ना, तो आप बोलते ही थे कि मुझे ये बनना है। तो वो सब तो होना ही चाहिए, ठीक है, वो सब तो होना ही चाहिए। और बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वो फोबिया रखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट एग्ज़ाम, बस ये ओवर हाइप्ड एग्ज़ाम हो जाता है कभी कभी, बिकॉज जो बच्चे अच्छा कर जाते हैं उनको बहुत, दे डू अचीव थिंग्स इन लाइफ आगे जाके। हाँ, कोई बात नहीं, देखो जो हो गया वो हो गया। इफ़ यू कीप थिंकिंग अबाउट द पास्ट, देन हाउ विल यू एंजॉय योर प्रेजेंट, राइट। तो पास्ट जो हो गया, अब देखो क्या कर सकते हो, है ना। तो इसी बात पे बच्चों आज की क्लास चालू करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक जो बड़ा शानदार सा टॉपिक है, ईएमआई, है ना। काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं वो ईएमआई नाम से बड़ा घबराते हैं, बट अपना खैर वो वाला ईएमआई नहीं है। अपन का जो चैप्टर है उसका हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलरेडी क्रैश में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, बट उसी चैप्टर को अब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और इसमें हम सारी चीज़ें ही कवर करेंगे। मतलब उस वक्त शायद दो चार चीज़ें ऊपर नीचे, मतलब हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस करी थी, और थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की चीज़ें थी जिसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं वो हमने स्किप किया था। बट इस पार्ट में जो माइक्रो कोर्स के अंदर हो रहा है, उसमें हम तीनों क्लासेस में मिला के सब कुछ ही कवर कर लेंगे ईएमआई का, राइट। तो ये बच्चों आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। माय नेम इज़ आशीष गुप्ता एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। बच्चों रैंक वैंक आपको पता ही है, सब बढ़िया है, और मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, पढ़ा भी बहुत चुका हूँ मैं। बट बच्चों घमंड बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस बात का आपको भी ध्यान रखना चाहिए ना, कुछ भी अचीव कर ले बट घमंड कभी ना रखें। तो लाइव क्लासेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी आपको पता ही है। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड करते रहिए क्लासेस, रिवाइज करिए प्रीवियस टॉपिक्स को, पोलाइट रहिए, स्पैम मत करिए, और माइड आउट सेक्शन का उपयोग करिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बच्चों अगेन क्वाइट फेमिलियर, तो ये आप क्रोम या फायरफॉक्स का इस्तेमाल करिए, एंड्रॉयड में वर्जन 6 एंड अबव, एंड थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड चाहिए आपको 5 Mbps एंड अबव, राइट। तो बच्चों हमारा जो आज सीक्वेंस रहेगा उसमें हम काफ़ी डिटेल में मैग्नेटिक फ्लक्स, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेज लॉ, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों का ये कमज़ोर है वो फोकस्ड रहें, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझें,
और अगर आप इतना कर लोगे ना, अच्छी क्लास पूरी अटेंड कर लोगे, तो मेरे हिसाब से ये वाले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आप बड़े आसानी से कर लोगे। हाँ, नोट्स यहाँ पे बेटा वो तो मिल ही जाएगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। ये भी मेरे हिसाब से आप सबको अब समझ में आ गया होगा, व्यू लेसन मटेरियल्स में जाके नोट्स आ जाते हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की चर्चा करते हैं। बहुत ही यार इजी सा टर्म है ना, क्योंकि आप पहले से ही सब आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हो और इस तरह के फंक्शन को समझते हो। जैसे वर्क डन का फंक्शन आता है, वैसे ही इस तरह के फंक्शंस बनते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बच्चों, मैथमेटिकली अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट डी ए जिसका एरिया है वो लें, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इसमें डी ए एरिया में, तो बच्चों यहाँ पे जो डी वी हो, डी फाई होगा, दैट इज छोटा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होगा, डी फाई, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया डी ए, कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ये डी ए वेक्टर को कैसे बना दिया सर? तो यार डी ए वेक्टर ऐसा होगा कि जो भी एरिया है ना, अब जिस तरफ से तुम देख रहे हो उसको, तो आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं नीचे से देखूंगा तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एंड दैट विल गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मतलब अगर आपको एक बड़े एरिया से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो आपको इस फॉर्मूले का बड़े प्यार से यूज़ करना चाहिए। और ये देखते हैं आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ऐसे ही फॉर्मूला था, वर्क डन में भी ऐसे ही फॉर्मूला था। तो इस तरह के फॉर्मूलों के साथ खेलकूद करना आपको आना चाहिए। कैसे? जैसे सपोज इफ यहाँ पे तो कोई अजम्पशन नहीं है, खैर तो अजम्पशन मैं अगली लाइन में लिखता हूँ। इफ बी वेक्टर इज कांस्टेंट, अगर बी वेक्टर कांस्टेंट है, तो बच्चों ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बन जाएगा, बी वेक्टर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर, तो ये बन गया मेरे पास बी वेक्टर डॉट कंप्लीट एरिया वेक्टर, है ना? आप चाहो तो ए से रिप्रेजेंट कर लो, चाहो तो एस से रिप्रेजेंट कर लो। और फिर मैं इसमें ये भी बोल सकता हूँ बच्चों की टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना? ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, और ये ऐसा ले लेते हैं एरिया, जैसा आप चाहो, है ना? तो इस तरह का अगर एरिया वेक्टर है, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स राइट है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा दोनों के बीच में, राइट? तो ये अब इसको अपन मैथमेटिकली तो होपफुली क्लियर हो ही गया होगा आपको, दैट यू नो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। बी डॉट डी ए, बी डॉट ए कब होगा, ओनली व्हेन बी इज कांस्टेंट, राइट? सर कैसी सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और छोटे छोटे एरियाज का वेक्टर सम करके इस तरह से नेट एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना? अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए सारे छोटे एरिया वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो बड़ा प्यारा सा इंटीग्रेशन आ जाएगा सारे वेक्टर्स का, वो सब एक ही दिशा में है। बट अगर आपने ऐसे, मैंने हाथ ले लिया टेढ़ा कर दिया, तो इसमें हर एक डी ए वेक्टर बच्चों अलग अलग दिशा में होगा। तो फिर जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करोगे ना, तो आपको इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो वो फिर ट्रिकी हो जाएगा। दैट इज द ओनली थिंग, राइट? तो अगर हम थोड़ा सा और इसमें सोचेंगे, तो वो प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो फ्लूइड में आता है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, राइट? तो ये अपन एडवांस की क्लासेस में और चर्चा करेंगे। जैसे फ्लूइड में निकालते हैं ना कि फोर्स ऑन अ एरिया, जब आप प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, तो प्रोजेक्टेड एरिया भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। 27 के बाद की क्लासेस आएंगी बेटा, है ना? वो अपलोड होंगी एक साथ, एकदम से दिखेंगी आपको बाढ़ आती हुई क्लासेस की, तो वो आएंगी, है ना? दे आर ड्यू। तो एक वीडियो देखते हैं यार अपन इसमें कि जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला ये जो आता है वो कैसे वैल्यू आती है उसमें। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके, आई थिंक हो सकता है कुछ बच्चों ने जिन्होंने क्रैश कोर्स की क्लास देखी उन्होंने देखा हो इसके बारे में। थोड़ा सा देखते हैं उसको अपन, एंड प्रोबेबली दिस यू विल फील यूजफुल। तो बच्चों ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इसको एक बार पॉज करूं यहाँ पे कहीं, और ध्यान से देखूं, तो बच्चों इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया वेक्टर आ गया लेफ्ट में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो ये बच्चों यहाँ पे जो एंगल होगा 90 हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो
बी ए कॉस थीटा से जीरो आ जाएगा, राइट। मतलब देखो कॉन्सेप्ट्स तो अपन सारे डिस्कस करेंगे, बट फोकस इसमें अभी मेंस के ऊपर ही है। अभी तुम लोगों का मेंस एग्जाम है यार, है ना, तो मतलब कोशिश ये है कि मेंस अच्छा हो जाए, ठीक है, क्योंकि एडवांस की भी क्लासेस लगेंगी, है ना, अलग से लगेंगी तब, और उसमें जो डिटेल्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अगर होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे टिपिकल से, उनको सॉल्व करना है तो हम तब कर लेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंटेंट अपन छोड़ दें, बट होता है ना कभी कभी कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही तोड़ू होते हैं और थोड़ा सा एक अच्छा यूनिक सा कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो मैं चाहूँगा कि उसको अलग से डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये अभी अपन अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बट एक स्पेसिफिक ट्रिक अगर कुछ होगी तो वो अपन क्वेश्चन के थ्रू आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे, है ना। ध्यान से देखो, तो ये आई होप, हेलो डीएस, तो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको कि यहाँ पे एंगल 90 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो गया। और आगे बढ़ाएं ऐसे, तो अब ध्यान से देखो, तो एंगल जो है बच्चों वो ऑप्ट्यूस में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। हेलो शिवानी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नेगेटिव हो गया, इट डज नॉट मीन कि फील्ड लाइंस नहीं जा रही, इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर के अपोजिट एक तरह से फील्ड लाइंस जा रही हैं इसमें, राइट। ऐसी अगर मैं बिल्कुल अपोजिट कर दूं एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो यहाँ पे आप देखो तो एंगल 180 डिग्री हो गया, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस बी ए के बराबर हो रहा है, राइट। ऐसे ही आप इसको अब घुमाते रहो तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट फिर से ये ज़ीरो की तरफ जाएगा। और मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब ये एंगल ज़ीरो हो जाए, प्लीज़ चेक करिए, है कि नहीं। तो ये एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ज़ीरो हो गया, तो सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस इसमें से घुस रही हैं, है ना, सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस इस एरिया में से घुस रही हैं। और यही कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट आ गया कि it tells you, the number tells you about the number of magnetic field lines passing through the area, है ना। तो अपन मैग्नेटिक फ्लक्स को उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, राइट। सो दैट इज समथिंग विच आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ये सबको समझ में आ गया कि भाई फॉर्मूले से कैसे बोल सकते हो आप, और क्या मतलब है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो अब आपको जैसे मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, लेट मी सी। तो ये बच्चों, अगर मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है, और ये आपको मैंने एक स्क्वायर लूप दे दिया, जिसका यहाँ पे ये साइड ए है स्क्वायर लूप का, और डिस्टेंस ये वाला भी ए है। तो पहले तो आप ये बताएं मुझे कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है इसमें थ्रू स्क्वायर लूप। और मुझे लगता है कि सब बच्चे निकाल पाएंगे, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा सा चैलेंज करूंगा। अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस को मूव करें तो, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो भी वो एरिया वेक्टर, जैसे मान लो ऐसे जा रहा था तो एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा। तो उसी लॉजिक के हिसाब से एंगल थीटा आप देख लो क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे आप घुमाना चाहो घुमा सकते हो। आपको तो बस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है ना यार। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा कि आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो भी एंगल थीटा वही आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो भी एंगल थीटा वही आएगा, है कि नहीं। ठीक है, फटाफट बताएं। करंट आई ले लें, करंट आई फ्लोइंग थ्रू द इनफाइनाइट लूप। इतना टाइम लग रहा है इतने सिंपल से क्वेश्चन का आंसर निकालने में, जल्दी से बताओ बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप।
नहीं हो रहा, ये तो बड़ी गलत बात है। एक्स डिस्टेंस दूर। देखो इसमें एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बिना इंटीग्रेशन के नहीं आएगा, सोचो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बच्चों, वो कांस्टेंट नहीं है इस लूप में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो बच्चों ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो यार आप यहाँ पे जो पीछे फॉर्मूला लिखा है उसको डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो फॉर श्योर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल जो फ्लक्स है वो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी ए, और फॉर्चुनेटली मैग्नेटिक फील्ड इंटू द बोर्ड है, तो एरिया वेक्टर भी आप उसी डायरेक्शन में ले सकते हो। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी ए। डी ए हो जाएगा इसका ए डी एक्स। सोचो क्यों? रेक्टेंगल का एरिया मैंने लिखा है ए डी एक्स, दिस थिकनेस इज डी एक्स। और लिमिट क्या हो रही है एक्स की? कहाँ से कहाँ? ए से 2 है, दैट इज द लिमिट। तो क्या आ जाएगा इसमें? म्यू नॉट आई ए बटा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये कितना आ गया? म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन टू। चेक करना, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन टू। गुड जॉब एस एम, गुड। ठीक है, ये समझ में आ गया अब दीपांशु? इज इट ओके? यार ये तो होना चाहिए था यार, ये तो पता नहीं कितनी बार कर चुके होगे तुम लोग। हाँ, 11वीं का तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, सब 12वीं के बच्चे हैं। हाँ, अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सोचें और मेरे को बताएं कि क्या देखेंगे आप लोग कर पाते हो क्या। तो बच्चों अभी ये करंट कैरिंग वायर जो है वो ऐसे पड़ा है और लूप ऐसे है मेरे हाथ की तरह, है ना? अब बच्चों मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि ये जो लूप है उसको इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट 120 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द करंट कैरिंग वायर, दिस इज द लूप। तो मैंने इसको 120 डिग्री से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ध्यान से देखना। ट्रर, ट्रर, ऐसा। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब आपको फ्लक्स बताना है कितना होगा। अब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। फाइंड फाई, फाइंड फाई if loop is rotated by 120 degree with respect to axis o dash। बोलो भाई। It's a good question with a beautiful answer. Please try. क्वेश्चन समझ गए क्या? किसी को क्वेश्चन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वायर है, ये लूप है, तो लूप को मैंने 120 डिग्री से रोटेट कर दिया, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा रोटेट हो गया वो, है ना? तो ये वायर है और अब ये लूप है। तो अब आपको बताना है कि कितना फ्लक्स पास करेगा। सोचें भाई। कोई कोशिश कर भी रहा है? इज एनीबडी ट्राइंग? जल्दी से हाँ या ना में आंसर करें मुझे, क्या कोई कोशिश कर रहा है? हाँ, गुड जॉब। देखते हैं। ओके। द आंसर इज सो ब्यूटिफुल ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं बेटा, और कोशिश करो। आर वाई, आर वाई इज, क्या नाम है बेटा? माइक्रो में बहुत आराम से आप इंडिविजुअल बातें भी कर सकते हो, है ना? इंडिविजुअली भी एंगेजमेंट हो जाता है इसमें। क्रैश में तो भयानक मैसेजेस आते हैं, राइट? नहीं एएस बेटा, नहीं। नहीं दीपांशु।
और कोई, और कोई? सागर। सागर नाम से एक बच्चे को पढ़ाया था मैंने बहुत पहले। सागर यादव। अच्छे बच्चे होते हैं सागर नाम के। वैसे सागर और नदी में क्या डिफरेंस है? हैं? नदी मीठे पानी की बनी होती है और सागर खारे पानी की। पढ़ा है आपने कभी नदी और सागर में डिफरेंस? बट देखिए इसका आंसर बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग है। तो चलो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आएगा इसका आंसर। ठीक है? तो इसका आंसर है मात्र बच्चों शून्य। शून्य मतलब जीरो। और मैं आपको 1 मिनट दूंगा कि आप सोच के देखें कि इसका आंसर जीरो कैसे आ सकता है। और मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा इसमें, कुछ भी नहीं सॉल्व करूंगा। सिर्फ आपके सामने एक फोटो बनाऊंगा एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एनीबॉडी? एक बार को तो आपको हिट कर सकता है कि हाउ, कैसे सर, कैसे जीरो? हाउ इज इट पॉसिबल? थिंक। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूँ। मतलब मैं नीचे से अगर देखूंगा ना तो कैसा दिखेगा, तो मैं अगले पेज पे बना रहा हूँ। तो बच्चों साइड व्यू में ये फोटो दिखता मुझे, और ये दिखता है शुरुआत में, है ना, जब इनिशियल सिचुएशन है। तो यहाँ पे जब मैं साइड से देखूंगा तो मुझे ये वाली लाइन दिखेगी सिर्फ। तो ये वाली लाइन दिख गई। तो अगर ये बच्चे इनटू द बोर्ड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, राइट? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, सर्कुलर होंगी, विद द सेंटर एट दिस पॉइंट, राइट? तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। और जितनी बच्चों फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उसके प्रोपोर्शन होगा फ्लक्स। तो पहले पार्ट में तो बिल्कुल सही है, राइट? अब आप क्या बोल रहे हो कि सर आप ना इस एरिया को 120 डिग्री से रोटेट करो। तो अब जो बच्चों सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना। ये ऐसे था पहले, अब इसको मैं 120 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और मजे की बात है, डायमेंशंस क्या दे रखी हैं उसने? डायमेंशंस देखो क्या दे रखी हैं। दिस डिस्टेंस इज ए। ये जो डिस्टेंस है ये ए है। और ये वाला भी बच्चों डिस्टेंस जो है ये ए है ना? तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? यहां से मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के कि ये वाला डिस्टेंस भी ए ही है? तो ये इफेक्टिवली तीनों मिला के क्या बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? तो यहाँ पे फॉर श्योर बच्चों आप बोल सकते हो कि सर इधर भी अगर ऐसी फील्ड लाइंस में बनाऊंगा तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन आएगी वो इस पॉइंट से पास करती हुई जाएगी, है ना? और मतलब वो रोटेट करेगी, मतलब सर्कल बनाएगी, बट हाँ ऐसा कुछ होगा, इस तरह से घूम के आएगी। अब क्या होगा बच्चों, जो दूसरी लाइन है वो जब आप यहाँ पे एंट्री करवाओगे इसकी, तो ये घूम के क्या करेगी, यहाँ एग्जिट भी करेगी। तो इसका मतलब बच्चों हर एक फील्ड लाइन जो इसके एरिया में घुस रही है वो निकलेगी भी बाहर। समझ रहे हो क्या? तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इसमें? जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है वो वहां उस एरिया से निकल भी रही है। अच्छा, जो फील्ड लाइन एंटर ही नहीं कर पाएगी वो फिर उसका कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, मतलब ये भी एक फील्ड लाइन है ऐसे तो, है ना? बट इसका हमें सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इस एरिया में से क्रॉस ही नहीं कर रही और निकल भी नहीं रही। इस क्वेश्चन की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए ना, मतलब ये अपन से नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट ये समझना अपने आप में इतना मजेदार सा फीलिंग है कि ओ माय गॉड, दैट इज, दिस इज सो ब्यूटीफुल, राइट? है कि नहीं? आया क्या किसी का यूरेका मोमेंट? सोचो यार, थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा, देखो। हम्म। कि अगर मान लो ये एरिया है और फील्ड लाइन घुस रही है और फिर निकल भी रही है उसी एरिया में से, तो ऑब्वियसली फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन जीरो है उसका। तो वैसे ही यहां पे भी हो रहा है। ठीक है? अब आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बट या दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्लिक हुआ क्या किसी को? एनीबॉडी? नेट फ्लक्स इज जीरो। फ्लक्स जो
अंदर लाइन आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स और जो बाहर निकल रही है, तो उसकी वजह से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन विल बी 0। नहीं, क्लोज क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप है, ये क्यूब नहीं है ना। दिस इज अ स्क्वायर शेप, तो ये 2D में है, ये क्यूब नहीं बोल रहा मैं, है ना, क्यूब नहीं, ये स्क्वायर शेप के लिए ही है बस। ठीक है, क्यूब में तो फिर थर्ड डायमेंशन आ जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बोल सकते हम। बट हाँ, इसके लिए तो बोला जा सकता है। गुड जॉब। चलो, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम बहुत दिमाग लगाने लगते हैं और इतना दिमाग लगाना नहीं होता। अब बच्चों चलते हैं फेराडेज लॉ पे, जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको समझते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, उसके अक्रॉस आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो टाइम के साथ, तो उसमें करंट इंड्यूस होने लगता है। अभी अपन उसकी डायरेक्शन को नहीं डिस्कस कर रहे, वो लेंजेस लॉ में अपन देखेंगे कैसे आता है। बट हाँ, फेराडे अंकल ने हमें क्या बोला, फेराडे अंकल ने हमें दो चीज़ें बोली। पहली चीज, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ क्लोज सर्किट व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। दिस चेंजेस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना जरूरी नहीं है, वो चेंज होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट रह गया, वो चेंज नहीं हो रहा, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दूसरी चीज जो अंकल ने बोली वो ये थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, मतलब डी फाई बाय डी टी के प्रोपोर्शनल है। और इसको अपन मैथमेटिकली ई एम एफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी भी बोलते हैं, एंड दिस फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी पूरी दुनिया को पता होता है ना, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। और ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बच्चों देखो, बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल को अगर मैं पास लाऊंगा तो जो फील्ड लाइंस घुस रही हैं इसके थ्रू वो बढ़ रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ करंट तो इंड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही बच्चों, अब ये हाथ जो है ना, ये स्टेशनरी हो गया, हाथ मूव नहीं कर रहा। अच्छा, हाथ मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब फील्ड लाइंस फिक्स हो गई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो है ना। और यहाँ पे बच्चों पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, तो फिर से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस बार जो बच्चों नीडल है उसका डिफ्लेक्शन पिछली बार के डिफ्लेक्शन से अपोजिट है, मतलब फ्लक्स बढ़ना और फ्लक्स कम होना दोनों का अलग अलग पैटर्न रहेगा ईएमएफ इंड्यूस करवाने में या करंट इंड्यूस करवाने में। तो वो भी हम लेंजेस लॉ के थ्रू देखते हैं। तो ये आई होप सबको पता है, दिस इज होपफुली वेरी क्लियर, नॉट अ प्रॉब्लम। और लेंजेस लॉ का देखते हैं, लेंजेस लॉ क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, देखो बी पार्ट में भी डिस्कस करता हूँ। देखो लेंजेस लॉ के हिसाब से क्या होता है, सपोज दिस इज अ लूप, राइट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड मान लो डी वी बाई डी टी बच्चों इज के विच इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। इसका बोलने का मतलब ये हो गया बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द बोर्ड बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, इंड्यूस्ड करंट ऐसे आता है उसमें कि वो अपोज करे चेंज को या कॉज को जो उसको प्रोड्यूस करता है। मतलब इनटू द बोर्ड अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इसको अपोज करे। अपोज कैसे करेगा? ऐसे करंट बहेगा इसमें बच्चों कि आप कर्ल करो राइट हैंड को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, क्योंकि वो उसको अपोज करना चाहता है। ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है ये, है ना। लेंजेस लॉ ही कहता है। और ये बेसिकली हमें ध्यान ही रखना है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो उसको अपोज करे। किसको? जो भी चेंज, जो भी बढ़ा रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको अपोज करे। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में देखो, दीपांशु मुझसे पूछ रहा था कि बी सर समझ में नहीं आया। तो बी में बेटा ये केस है एक तरह से कि डी वी बाई डी टी जीरो है। डी वी बाई डी टी जीरो का मतलब चेंज ही नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो यार इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। अब अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो भाई
फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो मतलब क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो का मतलब करंट इज जीरो। आगे बात समझ में कि भाई अगर मान लो इसका सिंपल सा केस है जो अभी अपन ने डिस्कस किया, पीछे जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था, ये इस केस में ये जो मैंने कैलकुलेशन की, इसमें कोई ईएमएफ, ये क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, करंट फ्लो करेगा क्या बच्चों बताना। ये स्क्वायर लूप है, ये जो स्क्वायर लूप है इसमें कोई करंट बहना शुरू हो जाएगा क्या इसकी वजह से, बताना जरा फटाफट, यस या नो। ये करंट कैरिंग वायर है और ये स्क्वायर लूप है, तो स्क्वायर लूप में अपने आप करंट फ्लो करेगा क्या। मैग्नेटिक फ्लक्स ये निकाला था अपन ने, विल देयर बी अ करंट फ्लो इन दिस स्क्वायर लूप, यस और नो। नो, क्यों, क्योंकि यार मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट आ गया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट आ गया, टाइम का फंक्शन ही नहीं है, तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो किसी बात का कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब बच्चों चलते हैं हम, लेंजेस लॉ तो हमने डिस्कस इस तरह से किया, इसका उल्टा केस भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे है ना, अगर मान लो इधर ही मैं यही वाला केस लूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ डी वी बाई डी टी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है। अब अगर वो कम हो रहा है ना, तो अपोज करने का मतलब एक तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर देगा। तो सपोर्ट करने का मतलब है कि करंट ऐसे फ्लो करेगा कि तुम राइट हैंड का कर्ल करो तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, एक तरह से अपोज ऑफ अपोज मीन्स सपोर्ट, है ना। ये इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ये वोल्ट मीटर के साथ कैसे बिहेव करेगा, वोल्ट मीटर कहाँ से आ गया, वोल्ट मीटर तो यार इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस का है। अब अगर तुम इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस जोड़ दोगे उसके अगेंस्ट तो कुछ भी कर लो, करंट कैसे फ्लो करेगा उसमें, है ना। आइडियल वोल्ट मीटर का तो इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अपन गैल्वेनोमीटर एमीटर यूज कर सकते हैं जिसका आइडियल केस में जीरो रेजिस्टेंस हो, बट वोल्ट मीटर डज नॉट मेक सेंस, राइट, है ना। वोल्ट मीटर अगर तुम कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो आयुष्मान पांडे, हेलो हेलो। तो आई होप दिस इज फाइन। एक और चीज आती है बच्चों इसमें, लेंजेज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहाँ से आया, जैसे मान लो यही वाली फोटो देखूं मैं, यही वाली फोटो देखूं, तो इसमें यार ये तो मजेदार चीज है कि तुम है ना मैग्नेट को मूव कराओ, मैग्नेट को मूव कराओ और करंट तुम्हें फ्री में मिल रहा है। तो ये तो यार मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा ना, कि फ्री में तुम्हें एनर्जी मिल रही है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है बच्चों, जो ये करंट फ्लो कराता हुआ ले रहा है, एनीबडी एनी आइडिया, वेयर इज दिस एनर्जी गेटिंग फॉर्म्ड, कौन प्रोवाइड कर रहा है वो एनर्जी, जो तार में बह रहा है, तार में करंट बहने से जो भी डिसिपेट हो रहा है। ओके आयुष्मान, गुड जॉब, गुड गुड गुड। तो इसका आंसर दो अब जल्दी से, अच्छी बात है बेटा, तुम देवरी सागर से हो। कौन है भाई जो इस करंट को प्रोवाइड करवा रहा है, कौन है, कहाँ से एनर्जी आ रही है ये। जैसे मैं मान लो मैग्नेट को पकड़ के ऐसे लेके जा रहा हूँ और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो जो एनर्जी आ रही है वो कैसे, प्रैक्टिकली वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन इसलिए आता है बेटा क्योंकि आइडियल नहीं होता, उसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ करंट तो वो दिखाई देगा। सब वेयर यू लिव, आई लिव एट जोधपुर, है ना, आई बिलोंग टू राजस्थान एंड सिटी इज जोधपुर। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो यार, कोई कोई भी नहीं बता पा रहा, ट्वेल्थ के बच्चे इतने सारे हैं और बता नहीं पा रहे। ओ माय गॉड। तो बेटा ये जो हाथ पकड़ के तुम बैठे हो, अगर मान लो मैग्नेट को और तुम आगे पीछे कर रहे हो मैग्नेट को, तो उसमें तुम डेफिनेटली मैग्नेट के ऊपर वर्क कर रहे हो, और वो जो वर्क है बच्चों वो डिसिपेट हो रहा है इन इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, हाँ, इन फॉर्म ऑफ हीट। रेजिस्टेंस होगा उसमें तो वो डिसिपेट कर देगा उस एनर्जी को, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल, है ना। लेंजेज लॉ, लेंजेज लॉ is effectively law of conservation of energy
since dissipation of heat when current oblique EMF is induced is due to ठीक है। तो प्रीवियस डायग्राम के हिसाब से अगर आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो तो वर्क कर रहे हो उसके ऊपर, तो वर्क जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, है ना। तो ये कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्री की एनर्जी कहीं नहीं मिल सकती यार, है ना। फ्री की एनर्जी मिलती है मार्वल की मूवीज़ में, है ना। आयरन मैन हो गया वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। थॉर हो गया वो कुछ भी कर सकता है, बट असली दुनिया में जो एनर्जी है ना वो फिक्स है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही अपन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बच्चों देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमें पता है कि बच्चों ईएमएफ इंड्यूस जो है, ईएमएफ इंड्यूस जो है दैट इज, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी, एंड दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है बच्चों कि बी डॉट ए होता है व्हेन बी इज कांस्टेंट, और वैसे देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी हो जाएगा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, राइट। तो बच्चों इसमें अगर आप देखोगे कि भाई यूजुअली आपको दिखेगा कि हाई स्कूल फिजिक्स में ना ये वाला फॉर्मूला ही काम का है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरली कांस्टेंट दे ही देते हैं, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा उसको वेरी करवा के और फिर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अगर मैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख दूँ, ठीक है, तो उस केस में अगर अगर एरिया जो है वो चेंज हो रहा हो, है ना, थीटा जो है वो चेंज हो रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हल्का सा टाइम वेरिंग कर दे, तो इन तीनों केसेस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल स्टार्ट वेरिंग विद टाइम, है ना। तो अपन यहाँ पे तीन केस देख सकते हैं, व्हेन डी बी बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड क्या हो गया, एरिया इज चेंजिंग, और थर्ड क्या हो गया, व्हेन थीटा इज चेंजिंग, ठीक है, व्हेन थीटा इज चेंजिंग। अब इन तीनों केसेस में बच्चों अपन एक एक केस, एक एक फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले में देखें, तो सपोज आपको दे रखा है लैम्डा ऑफ दिस वायर 2 ओम पर मीटर, रेडियस जो है दैट इज 1 मीटर, और डी बी बाई डी टी आपको दे दिया उसने 2, और क्या दें इसमें, आपको करंट निकालना है। करंट निकालो, कितना करंट इसमें इंड्यूस होगा और इसकी डायरेक्शन फटाफट बताएं, जल्दी जल्दी, बिना टाइम लिए। क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा ये भी बताना है। जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, फटाफट हो जाना चाहिए। क्लॉकवाइज होगा करंट, दो ही ऑप्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा इसमें करंट, और कोई आंसर, दो ही, दूसरा ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना। यार ढंग से करो यार, गलत गलत मत करो।
देखो इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, आप पहले तो फॉर्मूला है ना मैग्नीट्यूड निकाल लो ईएमएफ इंड्यूस्ड का। उसके उससे क्या होगा, जब आप फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना, फिर डायरेक्शन आप लेंजेज लॉ से निकाल दो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपना हो जाएगा इसमें बी इंटू एरिया। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या बन जाएगा, ये बी, बी इंटू एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। तो ये बन गया पाई आर स्क्वेयर इंटू डी वी बाई डी टी। अच्छा, डी वी बाई डी टी दे रखा है 2, रेडियस इज 1, तो हो जाएगा 2 पाई, राइट। तो बट ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, तो करंट क्या होगा बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इंटू लेंथ कितना है इसका, 2 पाई आर। तो 2 पाई कट गया, आर दे रखा है 1, लैम्डा दे रखा है 2। तो करंट आएगा बच्चों इसमें 0.5 एम्पियर, प्लीज चेक। और यार क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होगा। गुड जॉब एसएम। क्योंकि अगर इनटू द बोर्ड बच्चों फ्लक्स बढ़ रहा है, इनटू दिस प्लेन फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए तो यार अंगूठा बाहर आना चाहिए ना। तो अंगूठा बाहर कब आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। प्लीज चेक। गलती पकड़ में आ गई क्या, चेक करो भाई। इज इट ओके, इज इट फाइन। जिन्होंने भी गलती की, जिन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया है, वो चेक करें कि सही है क्या ये। समझ गए, प्लीज चेक करिए। हम्म। तो ये हो गया पहला पार्ट जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग बनाया। ठीक है, पूरे एरिया में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वही है, बट जो भी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। हाँ, तो यहां पे दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, जिसमें एरिया चेंज हो रहा है। अब एरिया चेंज होने का जैसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाई सपोज ये स्क्वायर लूप है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इस तरह से। और बच्चों ये जो है ना, इसकी स्पीड वहाँ पे v है, ठीक है। और स्क्वायर लूप है, साइड a है, राइट। एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू 0 पे मैंने बताया। तो फाइंड फाइंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच current will induce, for which current will induce, and also its value। मतलब करंट की वैल्यू बतानी है और किस टाइम ड्यूरेशन में करंट इंड्यूस होगा ये भी आपको बताना है। प्लीज फाइंड करें। यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन नहीं है, बी नॉट है और ये कांस्टेंट है। बाकी जो भी आपको चाहिए वो देखो। बाकी आपको चाहिएगा आई थिंक वही लैम्डा चाहिएगा। तो रेजिस्टेंस आर को आप आर नॉट ले लो। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है ना, इसको टोटल रेजिस्टेंस ले लो आर नॉट, रेजिस्टेंस ऑफ लूप ले लो आर नॉट। किस टाइम ड्यूरेशन में करंट इंड्यूस होगा, और ये v जो है ना यहाँ पे, दिस इज फिक्स, दिस इज नॉट चेंजिंग। v जो है दैट इज फिक्स। ये सबसे होने वाले क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी तरह से ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं हो आपसे। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ क्वेश्चन है ये, कॉन्फिडेंस गिराओ क्वेश्चन नहीं है। a बाई वी से 2a बाई वी तक होगा। गुड जॉब, बिल्कुल सही बात है भाई। ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें a बाई वी पे ये जो है पहला पार्ट ये आ जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा सिचुएशन कि बच्चों जब यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो होगा ना इसमें करंट इंड्यूस। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है,
और ये पार्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें एरिया जो है ना बच्चों वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो फॉर श्योर हम बोल सकते हैं कि ये सर एंटर कब करने लगेगा, ये एंटर करने लगेगा ए बाई वी से। और कब तक होगा ये, जब तक जो पीछे वाला लेग है वो अंदर नहीं चला जाता, क्योंकि जब पूरा ही अंदर चला जाएगा बच्चों, पूरा ही अंदर चला जाएगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम वेरिंग नहीं होगा, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसके बाद कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो इस टाइम ड्यूरेशन में होगा। और वैल्यू क्या होगी करंट की, ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, डी फाई बाई डी टी। और फ्लक्स क्या है इसमें, अगर ये मान लें अपन एक्स है, तो ईएमएफ हो गया यार डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट, एरिया कितना घुस गया इसमें, ए इंटू एक्स। प्लीज चेक, दिस इज ए एंड दिस इज एक्स, तो ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो ये बन जाएगा जो बी नॉट ए डी एक्स बाई डी टी डिवाइड बाय, और डी एक्स बाई डी टी अपना वी है, तो बी नॉट ए वी डिवाइडेड बाय आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। प्लीज चेक करिए, इज इट ओके, कोई डाउट इसमें किसी को, नहीं समझ आया, एक बार देखते हैं क्या नहीं समझ आया, कैसे नहीं आया। तो बच्चों जैसे जैसे ये अंदर जाएगा ना इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये वाला पार्ट मैंने एक इंस्टेंट पे बनाया है ना, ये वाला पार्ट, तो इसमें बच्चों इस एरिया में ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, यहीं पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो जीरो है, अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, अंदर जो है इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एरिया जो है ना बच्चों ये चेंज होगा, क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा तो ये एरिया फिर बढ़ जाएगा। देयर फोर वी कैन राइट डाउन द मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस एरिया as b naught ax, and we can quickly see the rate of change of this. तो rate of change of magnetic flux will give you EMF induced, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट। समझ में आया क्या बेटा, चेक करो। होना चाहिए था यार ये, सागर। हाँ भाई, एरिया मतलब एरिया ऑफ लूप चेंज नहीं कर रहे हैं हम, एक तरह से एरिया हम जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, सोच के देखो। आई होप दिस इज फाइन नाउ। और कब तक होगा ये, जब तक ये पूरा का पूरा लूप जो है वो अंदर चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के, है ना। तो पूरा लूप जाने का टाइम क्या है, ये 2a/v ऐसा हो जाएगा, राइट। अब जो तीसरा पार्ट है ना इसमें कि अपन थीटा चेंज कर रहे हैं, वो वाला केस क्या है, थीटा जो चेंज कर रहे हैं बच्चों, जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है और इसको हम इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनटू द बोर्ड है, तो यहां पे अगर बच्चों रेडियस इसका आर है, रेडियस ऑफ लूप इज आर, रेडियस ऑफ लूप इज आर, एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा, लैम्डा इज गिवन एज, क्या ले लैम्डा को, जैसे पिछली बार, चलो लैम्डा नॉट ले लेते हैं, लैम्डा नॉट ओम पर मीटर, ठीक है। तो फाइंड करंट इंड्यूस्ड, फाइंड करंट इंड्यूस्ड जल्दी से बताओ। तो जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इनटू द बोर्ड वो बी नॉट ले लो, तो कितना होगा करंट इंड्यूस बताएंगे। इसमें यार एरिया भी वही है और मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, बट इस बार थीटा चेंज हो रहा है, सोच के देखो, थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा चेंज होने से इसमें करंट इंड्यूस कितना होगा वो आपको निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको लैम्डा दे दिया, बाकी सब चीज़ें गिवन है, प्लीज़ ट्राई करें।
इसमें थीटा चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा फिर से d∅dt डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, प्लीज चेक। तो dy/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा अपॉन r। बट ये r रेजिस्टेंस के लिए है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा अपना, ओमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा नॉट इंटू 2πr। तो ये कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, तो मॉड में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, आने वाला है b0πr² साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी विच इज ओमेगा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इंटू 2πr। तो ये पाई कटा आर गया, तो ये आ गया बच्चों आंसर b0r साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा नॉट। प्लीज चेक करना ऐसा कुछ आ रहा है क्या। चेक करो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, हाँ सबसे होना चाहिए यार ये। तो जो मैंने वीडियो दिखाया था आपको, जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें क्या कौन सा ये होगा क्या, इसमें से कोई भी क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्या बच्चों, क्या इस लूप में करंट फ्लो होगा क्या। अगर मैं इसी केस में ये लूप होता है यहाँ पे जिसमें करंट भी बह रहा होता, तो क्या इसमें करंट फ्लो होता, किसकी वजह से होता, केस 1 केस 2 या केस 3, जल्दी से बताओ। इसमें जो करंट इंड्यूस होता तो वो किसकी वजह से होता बच्चों, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, या थीटा चेंज हो रहा है, या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें क्या चेंज हो रहा है, थीटा। इसमें बिल्कुल करंट इंड्यूस होता, और ये डेफिनेटली हमारा एक बढ़िया केस है जिससे हम ईएमआई को समझ भी सकते हैं ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। अच्छा बच्चों, इस पे क्वेश्चंस करते हैं एक बार, देखते हैं, फिर मोशनल ईएमएफ जो आखिरी पार्ट होगा ना उसको भी डिस्कस करेंगे। तो 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन करिए, प्लीज ट्राई। देखते हैं कि आप इन क्वेश्चंस का सही सही आंसर कर पाते हैं क्या। प्लीज ट्राई। In a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it, as shown in the figure. The magnitude of change in flux through the coil is। हाँ माइनस में आ रहा है, ठीक है बेटा, बट अपन को करंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, माइनस में आएगा इसका मतलब बस उसमें डायरेक्शन के लिए माइनस आ रहा है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है ना, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब उसमें जैसे ये कॉइल है एकदम से तुमने घुमाया तो उसका जो डायरेक्शन होगा सेंस ऑफ करंट वो अपोजिट हो जाएगा with what you are assuming for the first time, right? तो इन क्वेश्चंस में ना जनरली आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा जाएगा। इट इज़ वेरी रेयर कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब लेंजेस लॉ वाले केसेस में डायरेक्शन पूछेंगे जिसमें फिर मैग्नीट्यूड नहीं पूछेंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, पहला आंसर आया ऑप्शन बी दीपांशु का। और कोई आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, करंट वर्सेस टाइम दे रखा है, तो एरिया जो है इसका वो तो हमें दिख ही रहा है, खैर जो भी है। तो ईएमआई का जो क्वेश्चन है उसमें d∅/dt डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिख दूंगा इसको, इज ईएमएफ इंड्यूस्ड विच इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो डेल्टा फाइव हो गया बच्चों आई इंटू डेल्टा टी इंटू रेजिस्टेंस, तो आई डेल्टा टी बेसिकली क्या हो गया अपने पास, चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व। आई टी ग्राफ जो है उसके अंडर का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज नथिंग बट चार्ज। तो एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, 5 इंटू आधा, तो 2.5 टाइम्स रेजिस्टेंस 250 वेबर। सही है बिल्कुल, ऑप्शन बी सबका ही आना चाहिए, प्रिटी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नेक्स्ट, अब ये अपने आप कर लो यार, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी,
व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर क्लोज लूप ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर? बताओ। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, इस पे अपने वेरिएशंस भी देखे और क्वेश्चन भी करवाया आपको इसके ऊपर, थोड़ा सा और चेंज कर दिया, बताएं इसका आंसर। AIMT में फिजिक्स हार्ड था, ओके। कितने मार्क्स आ रहे हैं? मार्क्स आ गए क्या? टेस्ट तो अभी हुआ होगा ना, आज ही तो हुआ है। मार्क्स कल आएंगे, आ गए? मैथ्स वाज वेरी इजी, ओके। क्या पता कल का डिस्कशन करूँ तो उतना मुश्किल नहीं लगे। एवरीथिंग इज रिलेटिव राइट, हर चीज़ रिलेटिव है, नहीं? फिजिक्स हार्ड था बट किसके रिलेटिव? तो मैथ्स के रिलेटिव। बट हो सकता है किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी हो तो उसको फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं लगा हो। जनरली मेरा तो जनरली ये रहता है कि पेपर चाहे कैसा भी हो बट ओवरऑल परसेंटाइल मतलब बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके लिए मुश्किल है अगर वो है तो इसका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है कि वो बहुत इजी था या वो बहुत हार्ड था। इवन दो मैथ्स इजी तो सबके लिए इजी था। तो पहला आंसर आ गया इसका। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। रीज़न बीइंग कि जो पहले मैंने किया था, है ना, याद करो आप, तो डी फाई का इंटीग्रेशन जो है दैट वाज टोटल फ्लक्स, और वो था बच्चों म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, हमने डी एक्स अपॉन एक्स किया था, याद करिए। और एरिया जो है ए ले लिया था यहाँ पे। लिमिट हो जाएगी इसमें ए से 2 है, राइट? तो ये बन जाएगा बच्चों ये फाई वन है एक तरह से, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन टू। ऐसी बच्चों को मैं फाई टू लिखूं तो इसकी वजह से जो बच्चों फ्लक्स होगा वो इनटू द बोर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। तो दोनों का सेंस ऑफ फ्लक्स भी सेम ही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो म्यू नॉट इंटू आई की जगह 2 आई आ जाएगा, एरिया में तो वही ए है, मतलब साइड लेंथ। और जब मैं डी एक्स अपॉन एक्स में इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट क्या आएगी बच्चों? 2a से 3a, प्लीज़ चेक करिए। 2a से 3a, तो दूसरा टर्म आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, बट कोई नहीं, मैं ऐड जब करूँगा तो उसको देख लूँगा। 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 3/2। तो टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज़ नथिंग बट फाई वन प्लस फाई टू। और कितना आ गया ये? म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई और एल एन टू प्लस एल एन नाइन, मतलब ये हो जाता है ना 3/2 का स्क्वायर, तो 9/4। और फिर इसको मैं यहाँ पे चाहो लिख लो, है ना, मतलब एल एन 9/2 इस तरह से आ जाएगा। क्या बात है यार, गुड जॉब एस एम, सही है एकदम। चमक गया क्या सबको? देखो चेक करो। हाँ, इज इट ओके? प्रिटी इजी। इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं बिल्कुल भी, है ना। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो सबसे होने ही चाहिए। नेक्स्ट। अच्छा चलो, ये मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं, है ना, मोशनल ईएमएफ डिस्कस करें। तो मोशनल ईएमएफ बच्चों क्या होगा? मोशनल ईएमएफ कहीं ना कहीं बच्चों जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर एक रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कर रही है, ठीक है, तो एक तरह से बच्चों इसमें जो चार्ज होगा उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, उसकी वजह से अगेन दे विल ड्रिफ्ट। और चार्जेस अगर एक दूसरे मतलब दूर दूर हो गए तो दे विल क्रिएट एन ईएमएफ इनसाइड देम। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोशनल ईएमएफ। तो वो मोशनल ईएमएफ जो होगा ना वो किसके बराबर होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डी एल। वी क्रॉस बी डॉट डी एल। सर क्रैश कोर्स होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, अभी जीएम और कुछ क्लासेस लगेंगी क्रैश कोर्स की,
तो वो डैशबोर्ड पे देखते रहो, वो आ जाएगा वहाँ पे, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देर इज नो अजम्पशन इन दिस, है ना, कोई अजम्पशन नहीं है। बट अजम्पशन किस में है, एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है इसका, बीवीएल, जो शायद सभी को पता है ना, बीवीएल करके यूज़ करते हैं। तो वो बच्चों कब आता है उसको अपन देखते हैं यहाँ पे। सो व्हेन V is perpendicular to B and V cross B is along DL, तो ये दो अजम्पशन फिट होने चाहिए उसमें। तो फिर बच्चों ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, है ना, V परपेंडिकुलर टू B एंड V क्रॉस B इज अलॉन्ग DL, तो बेसिकली वो इंटीग्रेशन ऑफ वी बी इंटू डी एल हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका BVL। ठीक है, तो ये तभी एप्लीकेबल है जब V बी एल वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, आर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तब ये फॉर्मूला लगता है BVL, राइट। इंग्लिश बेटा यू विल हैव टू, है ना, मतलब उसको आप डैशबोर्ड पे देखते रहो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो राइट नाउ ये तो इंग्लिश में ही है, जो जो इंग्लिश में आ रहे हैं वो इंग्लिश में होंगे, जो इंग्लिश में आएंगे वो इंग्लिश में होंगे। नाउ इसमें बच्चों क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है उसको समझो, क्योंकि काफ़ी बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान क्या क्या रखना है। तो ईएमएफ इंड्यूस का ये फॉर्म तो सबको पता ही है, आई होप। बाकी जो फॉर्म्स हैं वो कैसे कब यूज़ होंगे प्लीज़ चेक करिए। तो इसमें हम बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर यही वाला रॉड का केस देखें तो वी क्रॉस बी जो होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ गया, और इसी की डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में डीएल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना, और ये स्ट्रेट एल वेक्टर भी उसी दिशा में हो गया। तो इसमें बच्चों बीवीएल बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और क्या केस बन सकते हैं इसमें, जैसे मान लो ये ऐसा रॉड है, ठीक है, या रॉड सीधी ले लेते हैं बट वेलोसिटी टेढ़ी ले लेते हैं, ऐसा कुछ। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड ही है ना, ये लेंथ ही है अपना एल। टेंशन की भी बातें करेंगे बेटा, अभी टेंशन हो रहा है ना, मेरे को भी टेंशन हो रहा है, आपका एग्जाम आ रहा है, तो बट करते हैं अपन डिस्कशन, रुक जाओ। तो इसमें बच्चों क्या होगा, वी क्रॉस बी अगर मैं करूं तो वी क्रॉस बी की दिशा जो है बच्चों को टेढ़ी आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो लेंथ वेक्टर अपना कुछ लेंथ के अलॉन्ग तो ऐसा होगा। तो ऐसे में बच्चों आप क्या बोल सकते हो कि सर, या तो मैं वी क्रॉस बी डॉट डी एल में वो एंगल थीटा कंसिडर करना शुरू कर दूं, या फिर मैं वो वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लूं जिसमें वी क्रॉस बी करके अलॉन्ग दी रॉड ही आ जाए, है ना, अलॉन्ग दी रॉड ही आ जाए। तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो वी कॉस थीटा हो जाएगा वो, है ना। अच्छा, इसको अपन क्या है ना, एक शॉर्टकट होता है, मैं मतलब उसको समझाने के लिए यूज़ करता हूँ, कि जैसे घास कटर, है ना, घास कटर। ठीक है, घास कटर क्या होता है, जैसे मान लो ये ग्रास कट करने की मशीन है, रॉड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों वो घास हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घास हैं। तो अगर मैं बच्चों ये जो रॉड है उसको स्ट्रेट लेके जाऊंगा तो घास कटेगी ना। जैसे अपन ये घास कटर है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे, यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे हैं, घास है, तो मैं सीधी लेके जाऊंगा तो घास कटेगी। अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस हैं और बच्चों मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा यहाँ पे इस तरफ, तो घास नहीं कटेगी, राइट। इस तरह से, तो ऐसे अगर लेके जाऊंगा तो घास नहीं कटेगी। तो मुझे क्या ध्यान रखना है, वो वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट लो जो घास काटे, तो उसको यूज करके बीवीएल आप फॉर्मूला फटाक से लगा सकते हो। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इंटू वी विच कट्स ग्रास, है ना। तो यहाँ पे आप मतलब उसको समझने के लिए बोल रहा हूँ, बोलना मत कि ऐसे ही होता है ना, अजीब सा लगेगा सुनने में किसी को, बट यस दिस इज द कंपोनेंट इनटू एल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वो कंपोनेंट क्या हो गया, वी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी वी एल कॉस थीटा। साइन थीटा आ जाता अगर यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल हो जाता तो, है ना। क्यों नहीं, मेरे को भी होता हुआ था, मतलब मैं भी नर्वस था, ऐसा नहीं था कि नर्वस नहीं था, बट कहीं ना कहीं मुझे अपनी पढ़ाई पे भरोसा था कि जो मैंने किया है वो काफ़ी है, और जो एग्ज़ाम देना है वो उसके बेसिस पे देना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एटीट्यूड सही था, है ना। तो मैं परेशान तब होता था जब मैं मेरा आज का दिन सपोज ऐसे ही चला गया, है ना, तो मैं परेशान हो जाता था। जैसे आप में से कई लोगों ने शायद कल का दिन अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ होगा, तो बट फिर भी ठीक है, मतलब इट्स ओके। बट वो फिर मुझे उस वक्त बुरा लगता था, मुझे एग्ज़ाम ख़राब करने पे वैसा बुरा कम लगता था, लगता तो सभी को है, बट मेरे को ज़्यादा बुरा तब लगता था जब मैं दिन खराब करता था अपना, है ना। तो वो चीज़ होनी चाहिए हर दिन, राइट।
सो दैट इज द आइडिया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कांस्टेंट होना ही चाहिए, बिना उसके कांस्टेंट तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो देखो बच्चों कांस्टेंट होना ही चाहिए। और बाकी उसके बाद जो है वी और एल का जो चक्कर है, तो मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी का कंपोनेंट वो वाला ले लो जो घास काटे। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। राइट, राइट। अब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ v इज नॉट कांस्टेंट, v इज नॉट कांस्टेंट, तो ऐसा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई सपोज एक रॉड है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। यहाँ पे घास जो है, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इनटू द बोर्ड, है ना। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, अगेन इसको आप बोल सकते हो कि सर ये भी करेगा तो सही कुछ ना कुछ इंड्यूस, है ना। तो कितना होगा, आई होप कुछ बच्चों को फॉर्मूला भी याद हो इसका, बट इसको डिराइव भी कर ले जिन बच्चों को नहीं भी याद है। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू करके आता है, तो कैसे आएगा प्लीज़ ट्राई, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये, तो क्या होगा इसमें, कैसे आएगा। ईएमएफ इंड्यूस होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डी एल, वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ठीक है, वी क्रॉस बी डॉट डी एल। तो x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट जो है बच्चों, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इंटू एक्स। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ सर, आप बीवीएल फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वहाँ पे बच्चों v कांस्टेंट नहीं है। तो अब मुझे ये लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, v क्रॉस b, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा एक्स इंटू बी। और dl जो है बच्चों वो फॉर्चुनेटली पैरेलल है v क्रॉस b के, तो dl की जगह यहाँ पे dx आ जाएगा, है ना। छोटा लेंथ जो है दैट विल बी dx। तो क्या हो गया ये बी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से एल, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ओके। और इसमें बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि वी क्रॉस बी गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जो हायर पोटेंशियल पे होगा, हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप वी क्रॉस बी करोगे, वी क्रॉस बी, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। सिमिलरली पीछे भी, अगर यहाँ पे राइट में जा रहा है वी क्रॉस भी करो, तो ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे भी ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर हो गया, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, है ना। तो वी क्रॉस बी इज गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना जरा देखें। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अटेम्प्ट, प्लीज चेक। एक बेसिक लेवल पर देखो, टेंशन अगर हो रही है ना एग्जाम को लेके, तो बहुत नेचुरल है यार, इसको ऐसे मत सोचो कि आप अकेले हो इस दुविधा में, सभी बच्चे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। इनफैक्ट जो भी एग्जाम टॉप भी करेगा ना, उसको भी एक सेंस ऑफ नर्वसनेस तो होगी ही होगी, तो उसके ऊपर परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसे टेंशन हो रहा है तो ज़्यादा उसको सोचो मत, जो नर्वसनेस होती है वो सबके साथ है, तो हमें वो ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई भी कैसे करनी है, मैंने शुरुआत में भी बोला था क्लास के, मैं वापस बोल रहा हूँ कि अब नई चीज़ों को अभी मत पढ़ो, जो बच्चे जिनका अभी जस्ट एग्जाम है, तो नई चीज़ों को मत पढ़ो। आप जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो आप कर चुके हो, जैसे एग्जाम्स बहुत सारे दे चुके हो, तो उनमें जिस तरह की गलतियाँ की थी आपने, और किस तरह के आपके क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, रिवीजन करो, उन चीज़ों का रिवीजन करो। पूरा पूरा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में, आप सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू देखो अब, है ना। एक आध मॉक टेस्ट दे दो, ज़्यादा मत दो, बट जो भी मॉक टेस्ट दे चुके हो उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लो, उन क्वेश्चंस को देखो, उनको खुद से करने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे चीज़ों को सोचो। हाँ यार, वो कितने अच्छे मार्क्स आए थे मेरे उस एग्ज़ाम में, या हाँ मेरे को बहुत मज़ा आया था वो पेपर देने में, उस तरह की चीज़ें सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, तो इट विल हेल्प यू, है ना।
और काम रहो, नॉर्मल रहो, एकदम से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा यार, फिर तुम्हें लगेगा कि अरे हो भी गया ख़त्म, ऐसी फीलिंग आएगी, है ना। ऐसी फीलिंग आएगी कि अरे ख़त्म भी हो गया, क्योंकि आप लोग टेंथ भी दे चुके, तो आप लोग एक्सपीरियंसड हो। आई थिंक टेंथ का आखिरी एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगा अरे बस इतना ही था, अच्छा इतना ही है, ऐसे ही बस यही हो गया ख़त्म। रिवाइज नहीं हो पा रहा है, आई थिंक केमिस्ट्री। बट देखो अब वो तो जो हो सकता है वो कर सकते हो आप इतने टाइम में, है ना, ऐसा कोई बहुत अलग से तो एकदम कर नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें रटने वाली होती हैं, जो आपने रटी हैं, उसको करते रहो रिवाइज, सुबह सुबह उठ के करो, बट ओवरडोज मत करो। जितना समझ में जितना हो जाए करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, क्वेश्चन कर लो, वो सारे क्वेश्चन देख लो एक बार जिसमें आप, जो आप कर चुके हो, जिसको आपको लगता है कि आपको आना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस कर लो। तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है यार कि बहुत ज़्यादा आपको समस्या आएगी। आई आई जेन्युइनली फील कि यू विल फाइंड योर सेल्फ इन गुड स्पिरिट्स। मतलब मेंस है, ऐसे वैसे भी मेंस है ना, एडवांस अगर होता तो समझ में आता है कि बहुत ही कुछ आपको अलग से चैलेंजिंग क्वेश्चंस इस टाइम पे करने चाहिए, ऐसा मेरे हिसाब से तो अच्छी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, है ना। एडवांस का भी होता तो भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, वो रहता है, बट अदरवाइज नहीं। लास्ट मॉक टेस्ट में 170 आया। 170 इज़ अ जेन्युइनली वेरी गुड स्कोर, डोंट वरी अबाउट इट। 200 तक नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार उस दिन आपको अपना बेस्ट देना है। और मज़े की बात है, मैं अपने बारे में बताऊँ कि जब मैंने अपना आखिरी एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा बेस्ट स्कोर था ओवरऑल। उससे पहले कभी इतने मार्क्स नहीं आए थे मेरे। सो यू नेवर नो कि व्हाट विल हैपन, और जस्ट गिव योर बेस्ट, डोंट वरी मच। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी तक आपके सारे मॉक टेस्ट में 200 के ऊपर आते तो आपके अंत में भी आना ही था, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तक आपके 200 कभी नहीं आए तो अंत में नहीं आ सकता, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है ना। मॉक्स आर ओनली गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस कि आपको कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन दोज पार्ट्स एज वेल, बस इतना ही है। ज़्यादा सेंटी मत हो उसको लेके, ऐसे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं तो एकदम ऐसे खुश होके भाग गए कि यार मैं तो मतलब चैंपियन हूँ, ऐसा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मतलब नॉर्मल रहो, जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड, रिमेन नॉर्मल काम, ज़्यादा एक्साइट मत हो, ज़्यादा परेशान भी मत हो, ठीक है। काम रहो, है ना, ज़्यादा वो लगे तो अनुलोम विलोम कर लिया करो। कपाल भारती अच्छी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो वो सुबह सुबह कर लोगे ना तो बड़ा चिल सा हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा, आपकी जो नर्वस एनर्जी है वो सब निकल जाती है उससे, है ना, थोड़ा सा शांति आ जाती है, ठीक है। और एक अच्छी गट मतलब मॉर्निंग फीलिंग भी आती है। अब जैसे जिन जिन लोगों के मॉर्निंग में एग्ज़ाम्स हैं, है ना, तो रात को टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं ऐसे लाइटली नहीं बोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नहीं तो आपकी स्लीप साइकिल अगर ख़राब है ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना सब। तो जो भी आपका टाइम है एग्ज़ाम का, उस टाइम पे आपको एकदम फुल जोश के साथ एग्ज़ाम देना ही ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इतना ध्यान रख लोगे तो इतनी समस्या वाली बात नहीं है, राइट। चलो तो एक क्वेश्चन करो, बहुत ही बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो है बहुत ईजी, प्लीज़ ट्राई। डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स दे रखा है एल, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस इज एल। दिस डिस्टेंस इज एल। और क्या दे रखा है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ रेजिस्टेंस आर, कंडक्टिंग मासलेस रॉड, इसका रेजिस्टेंस आर है ना, ओमिक रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे मास एम है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द टेबल, तो अपन इनटू द बोर्ड मान लेते हैं, ठीक है, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आंसर भी आ रहे हैं कुछ बच्चों के। दीपांशु का आंसर आया है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन BVL फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसके, और वेलोसिटी और लेंथ ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो पक्का है कि EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस रॉड, EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस रॉड विल बी इक्वल टू BVL, राइट। तो BVL अगर आपको दिख रहा है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसा, रेजिस्टेंस है और एक EMF इंड्यूस्ड है,
तो ईएमएफ इस तरह का होगा, बी वी एल, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट जो है दैट विल बी इक्वल टू बी वी एल डिवाइडेड बाय आर। अब बच्चों इसमें रॉड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे है टेंशन और यहाँ पे बी आई एल, जो अपने पिछले चैप्टर में देखा था, बी आई एल फोर्स लगता है। तो बी आई एल में अगर आप आई की वैल्यू बी वी एल अपॉन आर डाल दोगे तो दिस विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, राइट। अब बच्चों वो टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है फॉर टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है बच्चों रॉड का, तो ये कनेक्टेड है मास से, तो टेंशन जो है वो एम के बराबर हो गया। तो इसका मतलब टेंशन बराबर एम है। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम जी, वेयर वी स्टैंड फॉर वी टर्मिनल। तो वी टर्मिनल की वैल्यू आ गई एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। प्लीज चेक करना, एम जी आर, चेक करो यार, चेक करो, देखना आंसर ये आ रहा है क्या, प्लीज चेक। ये इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके स्टैंडर्ड से। अब एक्सेलरेशन टू जी आ गया है, फ्री फॉल से ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाएगा ये, तो ज़्यादा ही हो गया यार, इतना तो नहीं आ सकता। चेक करो, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ टर्मिनल। हाय अरे हेलो, पहले तो ये चेक करो, फर्स्ट पार्ट में किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। दीपांशु, सागर, देखो टर्मिनल जो है ना, इसका मतलब है कि उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बहुत टाइम बाद। तो टर्मिनल से जब वो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब नेट फोर्स इज जीरो। तो अगर रॉड का एक्सेलरेशन जीरो है तो रॉड से जो कनेक्टेड मास है उसका भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी, राइट। तो अब जब सेकेंड पार्ट में फॉर v इक्वल टू वी टी बाई टू, अगर v इक्वल टू वी टी बाई टू है तो एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप सिंपली इसमें बी आई एल जो है फोर्स, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी अपॉन आर, वी टी बाई टू लिख दो। तो अब इसमें निकालें अपन, तो कितना आ रहा है, वी टी, तो ये आ जाएगा एम जी बाई टू, है ना। तो एम जी बाई टू में अगर एम जी बाई टू फोर्स लग रहा है राइट साइड टी, तो आप इक्वेशंस क्या लिखोगे, आप रॉड की इक्वेशन क्या लिखोगे, जैसे ये रॉड है, इसका एक्सेलरेशन राइट में आएगा, एम जो है यहाँ पे लटका हुआ, इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा। तो इस पे टी लग रहा है, यहाँ पे एम जी लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, पीछे बी आई एल जो अपन ने निकाला वो आया एम जी बाई टू। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, दोनों का मास सेम है क्या वो देख लेते हैं। मास 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 एम, इसका कंडक्टिंग मासलेस रॉड है, तो मासलेस है तो फिर तो टेंशन बच्चों जीरो ही होगा, सॉरी नेट फोर्स जीरो होगा, तो टेंशन आ जाएगा इसमें एम जी बाई टू। तो टेंशन अगर आ गया एम जी बाई टू, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एम जी माइनस एम जी बाई टू डिवाइडेड बाई एम। तो इसका आंसर आ जाएगा जी बाई टू। चेक करो, सही है दीपांशु, क्योंकि वो मासलेस रॉड है। तो मासलेस रॉड का बच्चों, मासलेस रॉड का हमें नेट फोर्स उसको जीरो ही मानना पड़ेगा, है ना। मासलेस में नेट फोर्स जीरो मानना पड़ेगा, और नेट फोर्स जीरो है तो फिर टेंशन बराबर बी आई एल ही होगा, ठीक है। तो इज इट ओके, आई होप दिस इज फाइन। इसमें और भी जैसे मोशनल ईएमएफ पे और क्वेश्चंस आप देख सकते हो, कुछ एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसको अपन देखते हैं। जैसे इस तरह से एक रॉड लेता हूँ, एल शेप्ड रॉड, ठीक है, दिस इज सपोज 4 मीटर, और ये बच्चों 90 डिग्री है, एंड दिस इज 3 मीटर, ठीक है। और इसमें बच्चों ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है रॉड, और आपको क्या दूं, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। कोई बात नहीं बेटा, क्लास अगर आप
AIMT मतलब देखो, ये वाली क्लास जनरली उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता EMI के बारे में, है ना। तो अपन काफ़ी बेसिक से हमने डिस्कशन किया है। तो अगर आपको ऑलरेडी आपको पता है EMI के बारे में इतना सब कुछ ना, तो इतनी यूटिलिटी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी उतनी नहीं है। ये जनरली माइक्रो कोर्सेज उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आपको क्लैरिटी है ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज राइट नाउ फॉर योर प्रिपरेशन। एंड इफ़ यू फील कि नहीं मुझे ये पार्ट में दिक्कत है, तो आप रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये पॉइंट बच्चों, अगर ए है एंड दिस इज बी, तो डेल्टा वी अक्रॉस ए बी क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। बिल्कुल यार, आशीर्वाद है दीपांशु, मेरा तुम्हारे साथ हमेशा आशीर्वाद है। और बस ये है, इम्पोर्टेंट है अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ पे ज़रूर आप विश्वास रखें। वो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। हाँ भाई, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एल शेप्ड रॉड है, तो इसमें डेल्टा वी अक्रॉस ए बी क्या होगा? नॉट ए इजी क्वेश्चन, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते इसमें, कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। एनीबडी? जे क्वेश्चन बेटा मैंने कराया था, क्रैश कोर्स की क्लास में कराया था, तुम तो शायद क्रैश में भी थे ही। तो मोशनल ईएमएफ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई रॉड है और यहाँ पे रोप है। और ये क्वेश्चन अगेन, मतलब मुझे लगता है कि यार ये आने वाला है कभी ना कभी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं है। तो दिस इज़ अ यूनिक क्वेश्चन। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे आपको क्लास में, याद करो। तो जो मोशनल ईएमएफ में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि भाई ये अगर एल लेंथ का है, ये 2L लेंथ का है, तो पूछ लिया कि इन दोनों पॉइंट से अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो उसमें तो फिर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू में लिमिट्स आप एल से 3L रख के आंसर निकाल सकते हो, इस तरह से यू कैन रिकलेक्ट, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अब ये थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया मैंने। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा कि जैसे आप मान लो इसको कनेक्ट ही कर दो, इन तीनों को कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बना लो। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल के अक्रॉस फ्लक्स है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। और अगर ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो बच्चों नेट फ्लक्स, नेट जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो ईएमएफ इसके अक्रॉस इंड्यूस होगा, वही ईएमएफ इस वाले रॉड के अक्रॉस इंड्यूस होगा, अगर ये होता तो। जैसे कि ओवरऑल फ्लक्स, ओवरऑल ईएमएफ इसमें इंड्यूस जो होता है वो ज़ीरो ही होता। तो व्हाट वी कैन से कि यार ये रॉड से तो सर मैं निकाल सकता हूँ, और ये तो ट्रिपलेट हो गया, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डेल्टा वी अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू बी ओमेगा एल की जगह 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 12.5 बी नॉट ओमेगा। प्लीज़ चेक करिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और मतलब देखा जाए तो ये बिल्कुल मेंस लेवल का ही क्वेश्चन हो गया। ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। प्लीज़ चेक करिए। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कोई बड़ी बात नहीं है, और डेफिनेटली आपको करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। प्लीज़ थिंक, है ना। क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे कि नेट ईएमएफ थ्रू द ट्राइंगल इज ज़ीरो, है ना। तो जो भी इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस हो जाएगा। आई थिंक बिटसैट के लिए बच्चों, बिटसैट के लिए जैसे हाई लेवल ऐसा कुछ, हाई लो लेवल मत सोचो, बट बिटसैट में स्पीड टेस्ट ज़्यादा होता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करो बिटसैट में, और उसकी प्रैक्टिस कर लो, दैट शुड बी इनफ, है ना। स्पीड टेस्टिंग होती है कि आप कितनी जल्दी जल्दी वो क्वेश्चंस कर पाते हो। तो हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मेंस लेवल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, राइट। और ये ऐसा कोई बहुत हाई लेवल ऐसे, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, कुछ में अच्छी ट्रिक्स होती हैं, कुछ में छोटी वाली। वो ट्रिक अगर आपको याद रह गई, तो उसके बाद आप इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, राइट।
नॉट अ प्रॉब्लम। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एंड इट दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस फॉर टुडे। और टाइम हो गया है बच्चों विदा लेने का। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दोज हु आर गिविंग द पेपर इन नेक्स्ट वीक। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छा करो, आराम से जाओ, कूल रहो। पुरानी चीज़ें जो है बच्चों उसको रिवाइज करते रहो, जो आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको रिवाइज करो, ज़्यादा नई चीज़ें मत पढ़ो, है ना। अपने जो भी मॉक टेस्ट आप दे चुके हो यहाँ पे अमेजोन एकेडमी पे, आपने अगर इतने सारे पेपर दिए हैं तो उनको ज़रूर एनालाइज करो, कौन कौन से टॉपिक्स आपके कमज़ोर हैं उन पे वर्क करो। और मेरे हिसाब से आप अच्छा करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल सेट, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा, लॉट्स ऑफ आशीर्वाद फ्रॉम माय साइड एंड होप ऑल ऑफ यू डू रियली 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 वेल इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो हम बच्चों अब मिलेंगे 23 फरवरी को फॉर सेकंड क्लास ऑन ईएमआई। और तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय पीआर, बाय आरवाई, दीपांशु। ठीक है, तो 5 बजे मिलेंगे हम, राइट। चलो, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।